So hello guys, here I am with lecture 3 of our chemical equilibrium. I hope आपने पिछले 2 lectures देखे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप notes बना रहे होंगे because notes बनाना बहुत important है. बहुत सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ, लिखता नहीं हूँ. वो चीज़ें भी आपकी कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए. ठीक है. तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हमने Kp और Kc निकालने के लिए हमने मेथड बताया था, बिल्कुल बेसिक मेथड, कि आप डाल्टन्स लॉ यूज करके कैसे निकाल सकते हो, या फिर आपको अगर डायरेक्ट कंसंट्रेशंस प्रोवाइडेड है, मोल्स प्रोवाइडेड है इक्विलिब्रियम पर, तब कैसे निकाल सकते हो. ठीक है. आज उसी के आगे बढ़ेंगे और थोड़े से अप्रॉक्सीमेशंस सीखेंगे कि और क्या किया जा सकता है. तो देखो, मैं यहाँ पर कुछ केस बनाता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेशंस कैसे किए जाते हैं वो समझते हैं. मैं पहले कहता हूं कि मानो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रिएक्शन की दी है वो बहुत छोटी दी हुई है. ठीक है. तब क्या किया जाए? तो व्हेन k इज वेरी स्मॉल, व्हेन k इज वेरी स्मॉल, तो इस बात को समझना कि ये वेरी स्मॉल मतलब कितना स्मॉल, ये भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वेरी का कोई ऐसा वो तो है नहीं कि बाउंड्री है कि इसके नीचे वेरी होता है या फिर इसके नीचे स्मॉल होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं. तो वो नंबर भी हमें पता होना चाहिए कि यार इसके नीचे अगर है k की वैल्यू, तब हम ये अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं. तो फिलहाल मैं पहले आपको बताता हूँ कि अप्रॉक्सीमेशन क्या है, और उसके बाद फिर वो नंबर के बारे में बात कर लेंगे कितना छोटा होना चाहिए. सपोज करो रिएक्शन एक लिखते हैं. सपोज दिस इज A गिव्स B प्लस C. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, हर रिएक्शन आप रिवर्सिबल मान के पढ़ेंगे. तो इस तरह से आपके पास, चलो फिर भी मैं आपकी खुशी के लिए ऐसा बना देता हूँ, A फॉर्म्स B प्लस C अगर है. तो देखो, अगर मानो इनिशियली ये कुछ भी दिया हुआ है अमाउंट, सपोज 0.1 मोलर दिया हुआ है, और इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज गिवन टू बी 10 रेज टू द पावर -8. ठीक है. ये इसकी K. तब यहाँ पर आपको बोला जाए, अगर मान लो कि आई वॉन्ट द कंसंट्रेशन ऑफ C और B एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे मुझे उन दोनों का कंसंट्रेशन चाहिए. अगर ऐसा आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? तो करेंगे तो सर वही जैसा पिछले लेक्चर में हमने किया था कि इक्विलिब्रियम पर ये खर्च होगा 0.1 माइनस x, ये भी बनेगा x, ये भी बनेगा x, और इसके बाद हम ये कर रहे होंगे कि x स्क्वायर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपॉन 0.1 माइनस x, दिस विल बी इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -8. ये इसके बराबर होगा. एंड देन सर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैं सॉल्व नहीं करने वाला उसको भी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. एक तरीका तो ये है. ठीक है. और इससे आपको बिल्कुल सही वैल्यू मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं. बट थोड़ा सा कैलकुलेशन आप बोल सकते हो यहाँ पे, सर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. अभी तो मैंने चलो सिंपल नंबर्स लिए, तो ठीक है, हो सकता है आप तुरंत भी कर लो, वो बात नहीं है. बट थोड़ा एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से थोड़ा सा तो लेंदी होता ही है. तो कुछ इस आइडिया से यहाँ पर हम एक अप्रॉक्सीमेशन लेंगे कि K बहुत छोटा है. K बहुत छोटा होने का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, कि रिएक्शन बहुत कम अमाउंट में आगे गया है, रिएक्शन बहुत कम अमाउंट में, थोड़े से अमाउंट में ही आगे गया है. तो रिएक्शन अगर थोड़े से अमाउंट में ही आगे गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x है ये वेरी स्मॉल है. और x अगर वेरी स्मॉल है तो किसके रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल है? तो आप यहां पर ये कर सकते हो कि 0.1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x. ये अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको नंबर भी बताऊंगा कि कब लगा सकते हो. यहां पर फिलहाल आप ये मानो आप लगा सकते हो 0.1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, सो दिस 0.1 माइनस x कैन बी रिटन एज सिंपली 0.1. और जब आप इसको 0.1 लिखोगे, तो अभी ये जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा आपको इजी पड़ने वाला है, बिकॉज यू हैव
एक्स स्क्वायर अपॉन ओनली 0.1। आपको ये एक्स अब परेशान नहीं करेगा, ऑल्दो अभी भी एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, बट इजी है, सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब आप ये अप्रोक्सीमेशन लगाते हो देन यू हैव एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 इज इक्वल्स टू 10 raised to the power minus 8 and now this calculation is very simple। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट बात ये आती है कि सर ये अप्रोक्सीमेशन लगाए हैं अपन ने तो एरर नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये तो ज्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट देगा हमको, ये ज्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट देगा, लेकिन यहां थोड़ा तो एरर आएगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो एरर है, अगर वो 2-3% का एरर है, वो 2-3% का अगर एरर है तो वो मान्य है, वो चलता है उतना अप्रोक्सीमेशन, आंसर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। ठीक है, तो यहां मैं आपको बता देता हूं कि जो एरर है अप टू, अब ये भी कोई ऐसा ऑफिशियली नहीं लिखा है ना, ऑफिशियली नहीं लिखा है कि 3% की 2%। ठीक है, ये मैं आपको बस बता रहा हूं, एरर अप टू 2-3% इज एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल है, 2-3% के एरर्स अगर हैं तो ये मान्य है। तो अब सवाल आता है सर ठीक है, तो क्या हमको कैसे पता चलेगा कि एरर 2% का, 3% का या उससे ज्यादा है? तो क्या उसको भी सॉल्व करें फिर उसको भी सॉल्व करें? ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं करना होगा। तो क्या किया गया है, एक उन दोनों चीजों को सॉल्व करके आपको कुछ रिजल्ट्स बता दिए जाएंगे कि देखो अगर ऐसा कंडीशन है तो ये अप्रोक्सीमेशन लगाना वैलिड है, अगर ऐसा कंडीशन है तो ये अप्रोक्सीमेशन लगाना वैलिड नहीं है। तो बस आपको वो रिजल्ट को देखना है। ठीक है, बहुत आसान है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, हर जगह ये यूज होगा। अगर Kc अपॉन 10 Kc अपॉन C इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 10 रेज टू द पावर -3 है, अगर लेस देन और इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -3 है, तब आप क्या कर सकते हो, देन x can be neglected with respect to c। अब लॉजिक क्या है इसके पीछे, बस हो गया, ठीक है, वो एरर को ही कैलकुलेट करके बताया गया है कि अगर ये वैल्यू 10 रेज टू द पावर -3 से छोटी है तब आप x को नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब देखो यहां पर ये c जो है ना, इसको भी हमने लिया है, इसको भी कंसिडर किया है, ये समझ आ रहा होगा। सिर्फ k की वैल्यू से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मानो अगर k छोटा है और c भी बहुत छोटा है, सोचो c भी अगर बहुत छोटा है तो वो जो थोड़ा सा भी एरर है ना, वो थोड़ा सा भी जो एरर आ रहा है वो काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि c बहुत छोटा है। कुछ इस तरह से सोचो, मैं इसको कोई प्रूफ करके दिखाने वाला नहीं है ना, टाइम पास है। तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए इतना आपके पास कि आप ये तभी लगा सकते हो ये अप्रोक्सीमेशन जब Kc बाय दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस। अब अगर एकदम बाउंड्री वाला नंबर आ जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, एकदम बाउंड्री पर आ गया मतलब एकदम इसी के आसपास है सर, तब क्या करें? तो फिर वो देख लेंगे आप क्या है। ठीक है, लेकिन आपको ये बाउंड्री वाले क्वेश्चंस नहीं दिया जाते हैं, वो एग्जामिनर की हेडेक है यार कि उसको इस तरह से क्वेश्चन देने जहां अप्रोक्सीमेशन लग जाए, और जहां पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लग पा रहा है और ऑप्शंस भी एकदम क्लोज दिए हुए, तब आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं बचता है। बट आप बात को माने, आपको ऐसे क्वेश्चंस डिजाइन करके दिए जाते हैं, ज्यादातर 99% क्वेश्चंस जहां पे आप अप्रोक्सीमेशन अच्छे से लगा पाए। तो आप ये थोड़े कंडीशंस ध्यान रखें और बहुत नेगेटिव ना सोचें कि ये बीच का दे दिया तो क्या करेंगे, ऐसा दे दिया एकदम एग्जैक्ट तो क्या करेंगे। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ पहला अप्रोक्सीमेशन जो हमें लगाना है। अब दूसरा केस पढ़ते हैं, केस 2। केस 2 मजेदार है, ध्यान से देखना। केस 2 व्हेन, ये सब हम आयनिक इक्विलिब्रियम में भी यूज करेंगे। व्हेन के इक्विलिब्रियम इज वेरी लार्ज, जब के इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा है तब क्या करा जाए। तो सपोज करो यही रिएक्शन में लेता हूं,
b प्लस सी, और ये सपोज 0.1 है मेरे पास, ठीक है, b प्लस सी, एंड दिस इज के इक्विलिब्रियम एंड इट इज वेरी लार्ज। वेरी लार्ज का रफली आप मतलब समझो जब वो 10 रेज टू द पावर 3 से भी बड़ा है, 10 रेज टू द पावर 3 से भी बड़ा है, ठीक है, आप ऐसे समझो वेरी लार्ज। सपोज दिस इज 10 रेज टू द पावर 7, 10 रेज टू द पावर 8, वो क्वेश्चन देख के फीलिंग आपको आ जाएगी। तो जब ये के इक्विलिब्रियम इतना बड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस तब आएगा जब थोड़े क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, तो थोड़ी मेच्योरिटी आएगी, समझ में आएगा। तो जब ये इतना बड़ा है तो क्या करें, पहले तो यही लगता है नॉर्मली कि सर ये 0.1 माइनस एक्स, ये एक्स और क्वाड्रेटिक बना लो और सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक बना लो और सॉल्व कर लो, ठीक है, सही तरीका है, आप सिंपली इसको डालें, सॉल्व करें, लेकिन अगेन वहां पे कैलकुलेशंस थोड़ी बड़ी हो सकती हैं, उसी को हमें थोड़ा कम करना है। तो चलिए ठीक है, कर सकते हैं। तो अभी अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे देखना, थोड़ा ये ना बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है एक बार में, लेकिन आप अगर 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। 0.1 है। अब देखो कि के इक्विलिब्रियम कैसा है, बहुत बड़ा है ना, वो बहुत बड़ा है के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, और अगर वो बहुत बड़ा है इसका मतलब ये मान के चलना है आपको कि ये जो रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया है। क्या मान के चलना है, ये ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया है रिएक्शन में। ट्रीट द रिएक्शन एज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। आप कुछ क्षण के लिए इस रिएक्शन को एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरह ट्रीट करें। यस, तो अगर के इक्विलिब्रियम कुछ इतनी बड़ी वैल्यू रखा हुआ है 7, 8, जो भी मैंने बताया था, क्या लिखा था, 7 लिखा था, अगर इतनी बड़ी वैल्यू लिखा हुआ है तो ट्रीट दिस इक्वेशन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। आप इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरह ट्रीट करें, आपको क्या मिलेगा, देखो आप ऐसा सोचो कि ये 0.1 जो है ये पूरा खत्म हो गया है, ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया है। तो ये पूरा जब खत्म हो जाएगा बेटा तो ये कितना बन जाएगा, नॉर्मली स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में बनेगा ये, तो एक का एक बनता है, तो ये भी इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ये एक बनेगा, सॉरी ये 0.1 का 0.1 बनेगा, ये 0.1 का ये भी 0.1 बनेगा, बहुत सीधी सी बात है, ये 0.1 बनेगा, ये 0.1 बनेगा, ठीक है। बट अब ध्यान वाली बात क्या रखनी है, अब यहां पर अपन अगर 0 लिख देंगे ना तो दिक्कत ये है कि या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि 0 हो गया तब तो फिर क्या हो गया, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो आपको इसे 0 नहीं लिखना है, आप अप्रोक्सीमेशन को समझे, थोड़ा भावनाओं को समझे, यहां पर आपको x लिखना है, x, और ये जो x होगा ना ये वेरी स्मॉल होगा, क्लोज टू 0 होगा। इसकी वैल्यू कभी कभी 10 रेज़ टू द पावर -7, -8, -9 ऐसी भी वैल्यू आती है, इतनी छोटी छोटी वैल्यू आती है विच इज वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0। बस इस चीज को आपको समझना है। बट यहां पर आप क्या लिखेंगे, दिस इज 0.1, दिस इज ऑल्सो 0.1, इसको आप पूरा लगभग ऐसा ही लिखो, क्योंकि आप ऐसा सोचो ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो यहां जो नंबर होगा ना ये 0.1 से बस थोड़ा सा ही छोटा होगा, एकदम थोड़ा सा छोटा, मतलब ऐसा कुछ 0.1 से बहुत थोड़ा सा छोटा होगा यहाँ पे जो नंबर होगा। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज पर जाओ तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेट इट बी 0.1, और इसे आप 0 ना लिखें, लेट इट बी x, दिस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ऐसा भी सोच सकते हो आप, बहुत छोटा नंबर है। तो आप अगर ऐसा लिखते हो ना तब आपका के इक्विलिब्रियम देखो कितना आसानी से आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, 0.1 का स्क्वायर अपॉन x, एकदम सिंपल सा एक लीनियर सा इक्वेशन मिलेगा। डायरेक्ट x की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट x वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, ये काम होगा। तो समझे इस बात को, जब के इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा है तो रिएक्शन को इरिवर्सिबल मान ले, और इरिवर्सिबल मानते हुए प्रोडक्ट्स बनाए, मतलब मान लें कि रिएक्टेंट पूरा खत्म हो गया है और उसके बाद उसे 0 ना लिखें, लेट इट बी x, एंड यस, मन में आपके ये होना चाहिए कि ये जो x है ये बहुत थोड़ा सा अमाउंट है। जब आप सॉल्व करोगे तो आप बिल्कुल ये पाओगे कि x जो है वो बहुत थोड़ा सा अमाउंट है, बहुत छोटी वैल्यू x की आ रही होगी।
तो यस, आई होप आपको ये दोनों अप्रोक्सीमेशन समझ आ गए। और अब बात ये आती है कि सर अगर ये k की वैल्यू ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो, बीच में हो, तब क्या करेंगे? तब आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? और कोई रास्ता नहीं है, नॉर्मली आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे और आंसर निकालना पड़ेगा। नाउ अभी थोड़े से और कैलकुलेशंस बचे हैं इसके, हम आते हैं अल्फा इंट्रोड्यूस करते हैं थोड़ा सा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यू माइट बी नोइंग इट, सिंपल टर्म इज देयर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना है तब क्या किया जाए? तो चलिए देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में हम लिखना चाह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो सपोज करो, ये पहले तो ये समझो यार ये अल्फा है क्या, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है कि कितना परसेंटेज, ध्यान से समझना, ये परसेंटेज टाइप सोचना आप इसको, ठीक है? क्योंकि ये भी टॉपिक जो है अल्फा वाला टॉपिक भी बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करता है, लगता है उनको कि अरे यार कहीं भी अल्फा लिख देते हैं, कहीं भी एक्स लिख देते हैं, कैसे पता चलेगा कहाँ क्या लिखना है? ये सब मन में आती है बातें जब केमिकल के क्वेश्चंस करते हो तो। बट अगर ये सब चीज़ों को साउंडली देख लोगे, फिर क्वेश्चंस भी करा दूंगा लेक्चर्स में ही, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कहाँ क्या करना है। सो लुक, अल्फा मतलब कितना परसेंटेज मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ या कितना परसेंटेज मॉलिक्यूल एसोसिएट हुआ, इस तरह से हम कहते हैं। सिंस मैं अभी यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखा हूं तो मैं उसी टर्म्स में बात करता हूं। तो अल्फा इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड और एसोसिएशन अगर हो रहा है कहीं तो एसोसिएटेड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली प्रेजेंट। तो इनिशियली जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसमें से डिसोसिएट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100 पार्टिकल्स हैं तो मैक्सिमम तो 100 ही डिसोसिएट हो सकते हैं। तो कॉमन सेंस है कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती है। तो अल्फा जो आता है वो 0 से बड़ा आता है और 1 आता है, 1 के आसपास आता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में ज्यादा इसका रोल है, केमिकल में थोड़ा कम रोल है, बट है तो पढ़ना जरूरी है। तो दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जैसे आप मानो, सपोज करो, जैसे आप लिखते हो सी इज द इनिशियल अमाउंट, है ना, सी इज द इनिशियल अमाउंट, फिर आप लिखते हो, जैसे अभी तक क्या लिख रहे थे सी, तो इक्विलिब्रियम पर आप लिख रहे थे सी माइनस एक्स, ध्यान से समझना, सी माइनस एक्स। तो ये एक्स क्या था? ये एक्स जो था ये था अमाउंट डिसोसिएटेड, ठीक है, ये था अमाउंट डिसोसिएटेड कि कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ। लेकिन अगर आपको इसे अल्फा के टर्म्स में लिखना है तब आप कैसे लिखोगे? C माइनस अल्फा इज द परसेंटेज, जितना परसेंटेज डिसोसिएट हुआ। तो किसका परसेंटेज? अरे यार इनिशियल का परसेंटेज। तो C माइनस C अल्फा आप कुछ इस तरह से लिख रहे होगे। और ये X और C अल्फा सेम चीज है, ध्यान से समझना। ये X भी अमाउंट डिसोसिएटेड है, अल्फा परसेंटेज डिसोसिएटेड है, बट जो C अल्फा है ये भी अमाउंट डिसोसिएटेड है। दिस इज ऑल्सो अमाउंट डिसोसिएटेड। नॉर्मल परसेंटेज टाइप सोचो, जो क्लास 5th 6th में परसेंटेज पढ़ते थे उस तरह से सोचो, और कुछ नहीं है ज्यादा। तो अभी इसके टर्म्स में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को लिखते हैं, चलो देखा जाए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ अल्फा। सो लेट अस राइट अ सिंपल रिएक्शन। फिर से मैं एक जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, ABC। सपोज इनिशियल मोल्स मैंने लिए। अभी यहां ध्यान से समझना, एक काफी अच्छा कंक्लूजन यहां आपको मैं बताऊंगा। इनिशियल मोल्स मैंने A लिए, ये 0 है, ये 0 है। अब इक्विलिब्रियम पर मैं अल्फा के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं, तो A माइनस A अल्फा, क्योंकि अल्फा के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं। और ये A अल्फा, बिकॉज दिस इज द अमाउंट डिसोसिएटेड, तो ये एक का एक बनता है, तो A अल्फा का भी A अल्फा बनेगा, ये भी A अल्फा बनेगा, सिंपल। तो ये मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हुई। एंड नाउ मैं ये मान रहा हूं कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसके कंटेनर की वॉल्यूम सपोज V है, कंटेनर जो है वो V वॉल्यूम का है, V वॉल्यूम का है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और ये इक्विलिब्रियम पर मोल्स है। तो Kc तो मैं डायरेक्ट ही निकाल सकता हूं, Kc। तो Kc के लिए आई वुड से कि Kc इज इक्वल्स टू A अल्फा बाय V
इंटू ए अल्फा बाई वी अपॉन ए माइनस ए अल्फा बाई वी। काट वाट के थोड़ा सिंपल कर सकते हो आप। इधर इधर ए कट जाएगा तो इधर बचेगा एक ए अल्फा स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 1 माइनस अल्फा और एक वी बचेगा, है ना, 1 माइनस अल्फा और एक वी बचेगा इंटू 1 बाई वी। कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आया। ठीक है सर, आसान है, ये तो डायरेक्ट ही आ रहा है, ये डायरेक्ट ही आ रहा है, आसान है, बढ़िया है। अभी केपी निकालते हैं, फिर देखेंगे दोनों चीजों में एक डिफरेंस है छोटा सा, उसको समझेंगे। तो अगर मुझे अभी केपी निकालना है, ये तो केसी निकाल लिए, चलो इसी का केपी निकालना है, तो केपी के लिए क्या पता होना चाहिए मुझे? केपी के लिए मुझे पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम पर क्या प्रेशर है। मुझे इक्विलिब्रियम प्रेशर पता होना चाहिए। सपोज वो लिखा हुआ है P, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर लिखा हुआ है P। नाउ अगर इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर लिखा हुआ है P, तो आप वही करो भाई, डाल्टन्स लॉ लगाओ, डाल्टन्स लॉ लगाओ। तो ये और ये इस तरह से कुछ है आपके पास। तो यहाँ मैं पार्शियल प्रेशर्स लिख देता हूँ। क्या होगा? टोटल मोल्स कितने हैं? टोटल मोल्स है A प्लस ए अल्फा, कुछ ऐसा है टोटल मोल्स, A प्लस ए अल्फा। और अब आप यहाँ पर देखो, जब आप लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो ये क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा A माइनस ए अल्फा दैट इज 1 माइनस अल्फा अपॉन A प्लस ए अल्फा दैट इज A अपॉन 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, ये मिलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A। इसी तरह से जब पार्शियल प्रेशर ऑफ B आप लिखोगे तब क्या मिलेगा? A अल्फा अपॉन A1 प्लस अल्फा, ये मिलेगा। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ C भी कुछ इसी तरह से मिलेगा, हाँ, इंटू पी बी हो रहा है, इंटू पी बी हो रहा है, दैट इज इक्विलिब्रियम प्रेशर, वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है। बट यहाँ जो मजेदार बात है, जो पॉइंट आउट करने वाली है, वो ये है कि यहाँ A और A कैंसिल हो रहा है और यहाँ भी A और A कैंसिल हो रहा है। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ C जब मैं लिखूंगा तो उसमें भी A और A कैंसिल होगा, दैट विल बी ऑल्सो अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा इंटू पी, दैट विल बी ऑल्सो अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी, ये भी यही होगा। तो इससे क्या समझ आता है? फिर केपी लिख लोगे आप, इसको वैल्यूज पुट करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, केपी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो केपी जो आ रहा होगा ना, मैं बता देता हूँ क्या आ रहा है केपी। अगर आप इसको वैल्यूज पुट करोगे और फाइनली जब सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट इट लाइक अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, हाँ, इंटू पी, ये कुछ आपको केपी मिलेगा। और ये केपी जो मिल रहा है, इसमें क्या देखने लायक बात है? केसी और केपी में क्या देखने लायक बात है? यहाँ पर ए है बट यहाँ पर ए नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। मतलब अगर आपको केपी निकालना है, केपी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर केपी निकालना है तो आपको इनिशियल मोल्स की जरूरत नहीं है। आप इनिशियल मोल्स कुछ भी मान लो, ए बी सी डी कुछ भी मान लो, केपी निकाल लो। आप अगर क्वेश्चंस बनाए होगे, आप अगर दूसरी बार पढ़ रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो दूसरी तीसरी बार ही पढ़ रहे होते हैं, एक बार कहीं से पढ़ के आए हुए होते हैं, तो आपको ये दिक्कत लगती होगी। कभी कभी सर इनिशियली कुछ भी मान लेते हैं, कभी अगर इनिशियली हम कुछ माने तो आंसर गलत आ जाता है, तो ये कैसे फिगर आउट करें? तो मेरी बात को समझो, यहाँ से आप कंक्लूजन उठाओ कि जब आपको केपी निकालना है तो आपको इनिशियल मोल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमेशा वो कट जाएगा, जो इनिशियल मोल्स है वो हमेशा कट जाएगा। बट केसी निकालने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये फॉर्मूला याद करो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये फॉर्मूला याद करो, ये याद करो, नहीं यार, ये क्यों याद करोगे? अब स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत, बट कुछ हो ना हो, ये जो ए है ये इसमें रहेगा, ए जो है वो रहेगा। हो सकता है कोई स्पेशल केस आप इसमें बना दो जहां पर ए नहीं रह रहा है, लेकिन आप जब भी केसी निकालो तो क्या ध्यान दो, इनिशियल मोल्स को हमें पता होना चाहिए, तभी केसी निकाल पाएंगे। अदरवाइज केपी निकालने के लिए वी डोंट रिक्वायर इनिशियल मोल्स। सो आई एम राइटिंग द कंक्लूजन हियर। तो कंक्लूजन ये है, टू फाइंड केसी
वी रिक्वायर इनिशियल मोल्स, हमें इनिशियल मोल्स की जरूरत पड़ती है, बट फॉर Kp वी डू नॉट रिक्वायर इनिशियल मोल्स। इसके लिए इनिशियल मोल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये रहे कैलकुलेशंस की बात। अब थोड़ा सा आपको मैं एक और इक्विलिब्रियम बताऊंगा, फिर इसके हम प्रॉब्लम्स करेंगे। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तब आपको एक बेटर फीलिंग आएगी, आपको समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। तो चलो अभी एक छोटा सा टॉपिक और मैं लेता हूँ, और ये टॉपिक क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ आने वाला है अच्छे से। दैट इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। देखो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को पहले समझते हैं इन जनरल की कैसे काम करता है ये। तो आप सपोज करो आपके पास है ए सॉलिड और ये डिकम्पोज हो रहा है बी गैशियस प्लस सी गैशियस, ऐसे डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। ए गैशियस, बी गैशियस प्लस सी गैशियस, ऐसे डिकम्पोज हो रहा है। इसी के बाद आपके पास है कुछ डी सॉलिड और ये डिकम्पोज हो रहा है बी गैशियस प्लस कुछ और ले लो यहाँ पे ई गैशियस, इस तरह से ये डिकम्पोज हो रहा है। अब इसका जो Kp वैल्यू है वो दिया हुआ है, Kp1 अलग है, ये Kp2 कुछ अलग है। तो ये क्या कहना चाह रहा है और इनके साथ कैसे डील किया जाता है, पहले ये मैं बताता हूँ। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ये टर्म क्यों यूज कर रहा हूँ यहाँ में, क्योंकि अगर आप दोनों इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को देखो तो आप ये पाओगे कि जो B है वो दोनों में कॉमन है, और इन दोनों रिएक्शन को अगर सेम वेसल में कराया जाए, अगर इन दोनों रिएक्शन को सेम वेसल में कराया जाए तब क्या होता है। अगर सेम वेसल में कराया जाए तो क्या कोई रिएक्शन में या वेसल के अंदर कोई ऐसा एरो बन जाएगा क्या कि यार ये वाला जो B है ये A से आ रहा है, ये वाला जो B है ये D से आ रहा है, क्योंकि B तो दोनों में ही इक्विलिब्रियम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है साथ में, एक ही साथ। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, ये जो B है तो B को हम क्या कंसिडर करें, यहाँ कौन सा B लिखें, यहाँ कौन सा B लिखें। तो अब आप बहुत अच्छे से समझना इस बात को, ठीक है। आप कुछ ऐसा कंटेनर इमेजिन करो बेटा, और यहाँ पे आपने A सॉलिड रखा है, आपने D सॉलिड रखा है, और इसमें भी B दिया है। अब देखो B तो रैंडमली कहीं भी घूम रहा होगा, B तो रैंडमली कहीं भी घूम रहा होगा, और इसने C और D भी दिया हुआ है, C और D भी दिया हुआ है। तो देखो आप मेरी बात को समझो कि ये जो C और E है, C D नहीं, मैं E बोलना चाह रहा था, ये जो C और E है इनका तो कोई टेंशन नहीं है, इनका कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग तो एक ही इक्विलिब्रियम से आ रहे हैं, सिर्फ इस इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये जो है सिर्फ इस इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट ये जो B है ये साइमल्टेनियसली दोनों इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा आइडिया है, आपको यहाँ पे जितना B आप इस इक्विलिब्रियम में कंसिडर करते हो उतना ही B आप इस इक्विलिब्रियम में भी कंसिडर करोगे। जितना B इधर कंसिडर कर रहे हो उतना ही इधर करोगे, बिकॉज दोनों इक्विलिब्रियम सेम कंटेनर में हो रहा है, और कंटेनर के अंदर कोई डिवीजन नहीं है कि भाई ये वाला इक्विलिब्रियम तू इतने जगह में हो जा, मैं इतने जगह में हो जाता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेनर के अंदर जो B है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों ही इक्विलिब्रियम में वो पार्टिसिपेट कर रहा होगा, दोनों ही इक्विलिब्रियम में वो पार्टिसिपेट कर रहा होगा। अभी कुछ अच्छी बातों को समझते हैं। देखो, तो मानो इसमें से जो अभी आप सोचो ये रिएक्शन है ही नहीं वहां पे, आप मानो इस रिएक्शन से जो B आ रहा है उसका प्रेशर है P1, इससे C जो आ रहा है उसका भी प्रेशर है P1, लेकिन अब ये भी तो B प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो दूसरा रिएक्शन है ये भी तो B प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो B प्रोड्यूस कर रहा है सपोज करो उसका प्रेशर है P2, सपोज करो उसका प्रेशर है P2, उसका प्रेशर है P2 और इसका भी प्रेशर है P2। तो अब देखो B का इस इक्विलिब्रियम में अलग प्रेशर, इस इक्विलिब्रियम में अलग प्रेशर, क्या ये सही है ऐसा कहना? बिल्कुल नहीं है, ऐसा थोड़ा ना होगा।
कंटेनर सेम है, बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बी को क्या ऐड कर दे, उसका प्रेशर ऐड कर दे, हाँ ठीक तो लगता है, क्या दिक्कत है, दोनों को ऐड कर दो। उसने जो है बी का इतना प्रेशर दिया, उसके रिस्पेक्ट में मोल्स भी आए होंगे, उसने बी का इतना प्रेशर दिया, उसके रिस्पेक्ट में मोल्स आए होंगे, तो टोटल बी का प्रेशर कितना है, प्रेशर ऑफ 1 प्लस प्रेशर ऑफ 2, सिंपल। तो दोनों में ही आप यहां पर P1 प्लस P2 लिख देते हैं, यहां पर भी आप P1 प्लस P2 लिख देते हैं। तो इन बोथ केसेस आप पहले इस तरह से फ्रेम करते हो और उसके बाद फिर सॉल्व करते हो। अब यहां पर भी कुछ अप्रोक्सीमेशंस लगते हैं। अगर मानो KP1 KP2 में, अगर मान लो सपोज करो क्वेश्चन में इस तरह की चीजें दी हुई हैं, ये सब आपको उसी समय इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। सपोज करो कि KP1 की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है KP2 से। अब वो कितनी बड़ी है वो क्वेश्चन देख के आपको समझ आ जाएगा। अगर बहुत बड़ी दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि पहले रिएक्शन का जो एक्सटेंट है वो बहुत ज्यादा है, पहले रिएक्शन का जो एक्सटेंट है वो बहुत ज्यादा है, दूसरा रिएक्शन बहुत मिनिमल तरीके से प्रोसीड किया है क्योंकि केपी भी बहुत छोटी है। उसके बाद क्या होगा ना, जब एक तरह का कॉमन आयन इफेक्ट जो पढ़ते हो आप, वैसे अगर ये कॉमन सब्सटेंसेस प्रेजेंट है तो डिसोसिएशन भी सप्रेस हो जाता है ना, डिसोसिएशन भी सप्रेस हो जाता है, दोनों का ही डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा। इस बात को भी मैं समझाता हूं। देखो मतलब सपोज करो जब आपके पास कंटेनर में प्योर ए रहा होगा, जब ये ए सॉलिड रहा होगा, इसने बी गैसियस और सी गैसियस दिया, अब तो इसकी जो टूटने की एक्सटेंट होगी, क्योंकि इसे क्या करना है, इससे करना क्या है, इसे अपना केपी अचीव करना है ना, इसे अपना केपी अचीव करना है। ये बात दिमाग में हम अच्छे से बैठा लो कि कोई भी रिएक्शन को क्या करना है, अरे यार मुझे उस गिवन टेम्परेचर पे अपना केपी अचीव करना है। तो ये अपना केपी, कुछ भी यूनिट केपी की वैल्यू है, तो ये अपने केपी को अचीव करने के लिए डिसोसिएट होगा, ये भी डिसोसिएट होगा और इस तरह से ये अपने केपी को अचीव करेगा। लेकिन मान लो कि आपने बी पहले से ही डाल दिया है, बी पहले से ही थोड़ा अमाउंट में डाला है आपने, तो आप बोलोगे सर तो बी पहले से ही थोड़ा अमाउंट में डाला है तो डिसोसिएट ही नहीं होगा क्या? नहीं, क्यों नहीं होगा डिसोसिएट? अरे भाई केपी के लिए सी भी तो चाहिए, सी जीरो थोड़े ना हो सकता है, प्रेशर ऑफ बी इंटू प्रेशर ऑफ सी कुछ ऐसा चाहिए ना आपको, तो सी थोड़ा सा तो चाहिए। भले आपने बहुत सारा बी डाल के रखा हुआ है, बहुत सारा बी डाल के रखा हुआ है, बट सी थोड़ा सा तो चाहिए ना, तभी तो वो केपी अचीव होगा। तो आप ये समझो कि जितना ज्यादा आपने बी डाल के रखा हुआ है, यहां पे जितना ज्यादा बी डाल के रखा हुआ है उतना कम डिसोसिएशन इसका होगा, क्योंकि फिर रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी सी की, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। इसी को आप कॉमन आयन इफेक्ट वगैरह नाम से पढ़ोगे आगे चल के, बट ये एक कॉमन सेंस है, आप इस तरह से समझो, जो कॉन्सेप्चुअली आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सो ये बात यहाँ से समझ में आती है कि जितना ज़्यादा, तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने दूसरा सॉलिड डाला और वो जो सॉलिड है डी, सपोज जो भी लिखा हमने, वो भी बी प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी बी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब देखो, देखा जाए ना तो दोनों ही लोग अगर इंडिविजुअली प्रेजेंट होते कंटेनर्स में तो इंडिविजुअली ज्यादा डिसोसिएट होते, लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये बी पहले से प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका डिसोसिएशन सप्रेस होगा। और अब आप ऐसा भी सोच सकते हो साइमल्टेनियसली दोनों है, जब ये थोड़ा बी प्रोड्यूस कर देगा तो फिर इससे थोड़ा सप्रेस होना पड़ेगा। तो दोनों ही लोग इंडिविजुअली अगर होते तो ज्यादा डिसोसिएट होते, बट यहाँ थोड़े सप्रेस्ड फॉर्म में है। अब उसी में अगर मैंने यहाँ पे ये जो कंडीशन लगाई वो मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा कि KP1 बहुत बड़ा है, मतलब KP1 बहुत बड़ा मतलब इस रिएक्शन का एक्सटेंट ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एक्सटेंट है रिएक्शन का। अब रिएक्शन का एक्सटेंट बहुत बड़ा है, मतलब ये नॉर्मली भी इसके कंपैरिजन में, नॉर्मली जब आप इंडिविजुअल कंटेनर्स में बात कर रहे हो, नॉर्मली भी ये बहुत सारा बी प्रोड्यूस करता है और ये नॉर्मली बहुत कम बी प्रोड्यूस करता है, इंडिविजुअल कंटेनर्स में कर रहे हो। अब अगर आप ऐसी चीजों को सिंगल कंटेनर में डाल दोगे, अब अगर आप ऐसी चीजों को सिंगल कंटेनर में डालोगे तो क्या होगा, जब आप इनको सिंगल कंटेनर में डालोगे ना तो ये तो बी बहुत सारा प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अब इतना सारा बी ऑलरेडी आपके कंटेनर में है, इतना सारा बी ऑलरेडी आपके कंटेनर में है, और जो डी है उसका डिसोसिएशन KP2 वैसे ही काफी छोटा है,
Kp2 वैसे ही काफी छोटा है और आपके पास इतना कॉमन भी पहले से प्रेजेंट है, तो क्या ये ज्यादा अमाउंट में डिसोसिएट हो पाएगा? आंसर है नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है, आंसर है नहीं हो पाएगा। तो अगर Kp1 बहुत बड़ा है Kp2 से, तो हम कहेंगे कि P1 भी बहुत बड़ा होगा P2 से, और जब P1 बहुत बड़ा हो जाएगा ना P2 से, तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसे सॉल्व करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। आप इसको अप्रोक्सीमेटली P1 लिखेंगे, इसको भी अप्रोक्सीमेटली आप P1 लिखेंगे। हाँ, बट ये P2 ही रहेगा भाई, है ना। और ये भी आपको फीलिंग आनी चाहिए कि ये जो P2 की वैल्यू आएगी ये बहुत छोटी आएगी, बट रहेगा ये P2 ही, रहेगा ये P2 ही। एंड दिस इज P1। अब आप फिर वही है, थोड़ा बहुत सॉल्व करना है। तो आप क्या पाओगे, अगर मुझे यहाँ पे सॉल्व करना होगा तो आई विल राइट कि Kp1 इज इक्वल्स टू P1 इंटू P1, कुछ इस तरह से आप लिख के कोई इक्वेशन बना लोगे। फिर Kp2 आपको चाहिए, तो Kp2 इज सिंपली P1 इंटू P2, आप इस तरह से इसको करोगे। फिर जो भी रेशियो चाहिए आप डिवाइड करो, या जो भी क्वेश्चन का डिमांड है आप कुछ इस तरह से प्रोसीड करोगे। तो ये मैंने अभी आपको समझाया लिटिल बिट अबाउट साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो ये रहे कैलकुलेशंस के बाद की बात हुई कि कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह को कैलकुलेट करते हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस क्या होता है। अब हम करेंगे कुछ सैंपल क्वेश्चंस, और उन सैंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे थोड़े सिंपल क्वेश्चंस के साथ, और उन क्वेश्चंस के साथ फिर आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और आप कोशिश करिएगा कि जो सैंपल क्वेश्चंस करा रहे हैं इसको भी अपने कॉपी में क्वेश्चन के साथ आंसर लिख लेना। तो क्या है, अगर आप जब बाद में रिवीजन करोगे तो इन क्वेश्चंस को साथ में लगाओगे तो टॉपिक जो है वो आपको ठीक से रिवाइज होगा। ऑल्दो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं करा रहा, सिंपल इलस्ट्रेशंस टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर मुश्किल क्वेश्चन चाहिए तो रियल एडवांस सीरीज चाहिए, वहां पे जो क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम के अच्छे टफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको जरूर सॉल्व करें, मजा आएगा आपको। तो चलो कुछ सैंपल प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बेसिक मतलब इतने भी बेसिक क्वेश्चंस नहीं रहेंगे ना कि जैसे ये क्वेश्चन, अब आप ये सब क्वेश्चन मैं क्लास में कराने लगूंगा इतने बेसिक, तो फिर समय ही चला जाएगा। देखो क्या बोले, जैसे इस तरह के क्वेश्चन कि आपको बस बता दिया गया है कि इतने मोल, ये इक्विलिब्रियम है, बता दिया कि H2S के इतने मोल है, इसके इतने मोल है 1 लीटर फ्लास्क में इक्विलिब्रियम में, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। तो ये सब तो आप नीट वीट के लेवल के क्वेश्चन है, स्कूल के लेवल, उसको नहीं, थोड़ा सा ठीक ठाक से शुरू करते हैं यार, ठीक है, थोड़े से ठीक ठाक से शुरू करते हैं। कुछ दिख रहा है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा सा देख लो एक बार। क्या बोला, व्हेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ एसिड इज हीटेड the pressure of this falls by 30% from 1 atm because acid partially converted to H2 gaseous, then find the value of Kp for the reaction। ये भी बहुत इजी है। देखो, तो अभी मैं यहाँ पे स्पेस मुझे चाहिए इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। तो ये कुछ इस तरह से कह रहा है कि सल्फर एसेट है, और एसेट जो है वो पार्शियली कन्वर्ट हो जा रहा है H2 में, ये 4, और ये गैसियस है, ये भी गैसियस है, ठीक है। और इसका Kp आपको बताना है, और ये कह रहा है कि प्रेशर ऑफ एसिड फ्रॉम 1 atm इट फॉल्स बाय 30%। तो इट वाज 1 atm इनिशियली and it falls by 30%, that it became 0.7 because 30% गया, मतलब 1 atm से माइनस 0.3 atm। तो बस हो गया बेटा। अब क्या है, अब ये 0.3 atm अगर गया है तो ये कितना बना है, ये बना है 0.3 का 4 टाइम्स, 0.3 का 4 टाइम्स, दैट इज 1.2 atm। तो ये 1.2 atm आया है, तो Kp अगर चाहिए तो Kp सिंपली 1.2 का 4 पावर अपॉन 0.7। तो कुछ इस तरह से यू कैन गेट द Kp, और सॉल्व करने पे जो आंसर इसका आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 2.96, ठीक है। ये 2.96 इसका आंसर है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट थोड़े मैं ये कंसिडर करके करा रहा हूँ कि अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार कर रहे होंगे, तो उनके लिए इस तरह के क्वेश्चंस भी कराना जरूरी है। चलो एक दो और देखें बेटा। अब यहाँ पर देख लो, ये सेकेंड, ये 37 देखो क्या बोल रहे हैं। इफ 9.2 grams ऑफ दिस इज टेकन इन अ क्लोज वेसल एंड इक्विलिब्रियम ये आ रहा है, N2O4 गैसियस को अपन डिकम्पोज करा रहे हैं एंड 50% ऑफ N2O4 इज डिसोसिएटेड, देन व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 50% ऑफ N2O4 डिसोसिएट हो रहा है,
तो ये भी देखो बेटा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो किस तरह से होगा ये 50% मतलब ये अल्फा वाली बात हो गई ना, अल्फा वाली बात हो गई। N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2NO2 गैसियस। अब आपको ध्यान ये देना है कि 9.2 ग्राम लिया गया है, 92 इसका मोलर वेट दिया है, मतलब ये 0.1 मोल लिखा हुआ है और 0.1 मोल का 50% गया, तो वही जो C माइनस सी अल्फा करके सिखाया ना अभी, कुछ उसी तरह से कर लो। तो 0.1, अब इसी का 50% चला गया ऐसा मानो, माइनस 50% ऑफ 0.1, इस तरह से आप लिखें तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 0.05। 0.05 अगर इसका गया है तो ये डबल ऑफ 0.05 बना है, सो दिस इज 0.1। So this is 0.05, this is 0.1. We have to find the equilibrium constant of the reaction, but equilibrium constant in terms of क्या बोल रहा है ये, अच्छा अब यहाँ पर ये कह रहा है in terms of मोल पर लीटर, इस टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये चाहता है। तो आपके पास ये मोल्स ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, कोई प्रेशर वाली बात तो है नहीं, तो मोल्स ही है, तो सिंपली आप Kc निकालेंगे। वॉल्यूम जो दिया हुआ है क्लोज्ड 1 लीटर वेसल है, तो जो मोल्स है वही आपका कंसंट्रेशन है, तो Kc इज 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.05, दिस विल बी इन मोल पर लीटर, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो स्क्वायर में है और वो नीचे वैसा है। So answer is coming out to be option number C, option number C, that is 0.2, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन, थोड़ा सा एक दो और ऐसे देख लेते हैं। चलो सपोज करो ये 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 41, सपोज लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 41, इट सेज दैट NH4HS जो है सॉलिड है वो डिकम्पोज हो रहा है अमोनिया और H2S में, इक्विलिब्रियम प्रेशर इतनी बता दी गई है, तो Kp फॉर द रिएक्शन। ये भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ बेटा, बहुत आसान है। अब आप ये बताओ, आपके पास वेसल में रखा हुआ है NH4HS, आपके पास वेसल में NH4HS रखा हुआ है, तो अबे ये दोनों अमोनिया और H2S दोनों के एक एक मोल ही तो दे रहा है, मतलब जितना प्रेशर अमोनिया का होगा उतना ही प्रेशर तो H2S का भी होगा एट इक्विलिब्रियम, बिकॉज कोई बाहर से डिस्टर्ब तो कर नहीं रहे हो, या फिर वेसल जो था वो पहले से तुम्हारा इवैक्यूएटेड वेसल था, उसमें ऐसा तो था नहीं कि अमोनिया पहले से भरा हुआ है H2S पहले से भरा हुआ है, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो इसका मतलब है ऐसे केसेस में आप दोनों का प्रेशर जो आएगा बेटा वो सेम ही आएगा, NH4HS सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद NH3 गैसियस प्लस H2S गैसियस, कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर अगर ये टोटल प्रेशर 0.660 है तो दोनों के बराबर बराबर होंगे, ऐड होकर इतने हो रहे होंगे, तो दिस इज 0.33, दिस इज 0.33। ये आपके पास कुछ प्रेशर्स हैं और दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर आपको पता है, तो यू कैन फाइंड द Kp, और ये जो Kp आएगा इसका जो आंसर है, जो भी मल्टीप्लाई वगैरह आप करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज ऑप्शन नंबर ए विच इज 0.109, ठीक है। तो ये तो हुए सिंपल आसान क्वेश्चंस, थोड़े एक आंक और ले लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर थोड़े ढंग के देखेंगे। देखो एक और ये ले लो, यहाँ पे क्या बोले, फॉर द रिएक्शन दिस at a given temperature Kc is given, what must be the volume of the flask if a mixture of 2 mole each of this exist in equilibrium, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है। what must be the volume of the flask, mixture of volume of the flask, mixture of 2 moles of each is present, ठीक है। क्या है इसमें, A 2A gaseous, B gaseous प्लस 3C gaseous, कुछ इस तरह से है। व्हाट मस्ट बी द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क, मिक्सचर ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, तो ये बता दिया है कि इक्विलिब्रियम पर ये भी 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, तो ये सभी 2-2 मोल है इक्विलिब्रियम पर, और Kc इतना दिया हुआ है, तो आपको वॉल्यूम बतानी है, तो वॉल्यूम बेटा बाई वी कर लो, बाई वी कर लो, बाई वी कर लो, अब जो भी है वॉल्यूम कैंसिल होगा, Kc के साथ पुट करना तो वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। Kc के साथ पुट कर देना Kc के एक्सप्रेशन में, तो इधर आएगा 2/v का होल क्यूब इनटू, इधर आएगा 2/v अपॉन, इधर आएगा 2/v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16,
ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलो थोड़ा सा अब इसके लेवल 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप आंसर पूछो तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1/2। कैलकुलेट कर लेना। थोड़ा सा लेवल 2 के क्वेश्चन देखते हैं, शायद कुछ ढंग का मिले। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं बनवाऊंगा, ठीक है ना, जेईई एडवांस वाले। चैप्टर पूरा खत्म हो जाए, अभी तो बीच के कुछ इलस्ट्रेशंस करा रहा हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट दीज क्वेश्चंस। इसमें कुछ अगर मिलता है तो चलो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, इसको खुद से थोड़ा सा ट्राई करें वीडियो पॉज करके, ठीक है, इसको खुद से थोड़ा ट्राई करें। ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। तो देखा जाए क्या बोल रहा है। आपके पास एक सॉलिड है और ये सॉलिड ये टूट रहा है, अमोनिया गैसियस दे रहा है, जिसका केपी बता दिया गया है और टेम्परेचर दे दिया गया है। वेसल 5 लीटर का है और ये कह रहा है कि वेसल में इस सब्सटेंस का 0.1 मोल रखा गया है, इसका 0.1 मोल रखा गया है। तो बताया था मैंने आपको कि इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड भी अचीव की जा सकती है, फॉरवर्ड से भी अचीव की जा सकती है। तो इसका मैंने रखा हुआ है 0.1 मोल। हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया शुड बी एडेड। देखो ये अकेला अगर रखा रहेगा तो कुछ नहीं होगा, इस बात को भी समझो। अगर वो अकेला रखा रहेगा कंटेनर में तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब हम अमोनिया भी डाल दें, जब हम अमोनिया भी डाल दें उसमें, तो जब अमोनिया भी डालेंगे ना तब ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, बिकॉज नाउ यू हैव कंप्लीटेड द रिएक्टेंट्स, because now you are achieving the equilibrium from the backward direction, so you should have both the products which are acting as a reactant out here. तो आपके पास you have ammonia also there, you have ammonia also there. तो अमोनिया कितना डालें कि जो रिएक्शन है वो ड्राइव द बैकवर्ड रिएक्शन फॉर कंप्लीशन, बैकवर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अब मन में क्या आता है, बैकवर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसका मतलब क्या दिक्कत है सर, फिर तो बहुत आसान है। बैकवर्ड रिएक्शन कंप्लीट करना है तो ये 0.1 मोल है और ये डबल यूज होता है, तो अगर ये 0.1 मोल है तो इसका कितना डाल दें, तो इसका डाल दें 0.2 मोल, तो हो गया सर काम खत्म। 0.2 मोल इसके हो गए, 0.1 मोल इसके हो गए, तो बैकवर्ड रिएक्शन कंप्लीशन में चला जाएगा। लेकिन क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केपी जो है ना बेटा, रिएक्शन की केपी दी हुई है 9 ATM स्क्वायर, ये केपी दिया हुआ है। और केपी जो है ये तो सॉलिड हो गया, ये भी सॉलिड हो गया, तो केपी किस पर डिपेंड कर रही है? केपी अमोनिया के प्रेशर पर डिपेंड कर रही है। अमोनिया के प्रेशर का स्क्वायर है केपी। मतलब कुछ भी हो जाए, अगर इस रिएक्शन को आप छोड़ रहे हो, इक्विलिब्रियम पर ये जब आएगा तब इसके पास अमोनिया इतना होना चाहिए कि ये अपनी केपी मेंटेन कर सके, कि ये अपनी केपी मेंटेन कर सके। तो अच्छा, केपी मेंटेन करने के लिए कितना कितना चाहिए सर अमोनिया? हाँ, तो केपी मेंटेन करने के लिए जो अमोनिया इधर चाहिए हमें, वो चाहिए कुछ 9 दिया हुआ है, तो 3 ATM अमोनिया चाहिए, ठीक है। तो केपी मेंटेन करने के लिए जो प्रेशर ऑफ अमोनिया है वो 3 ATM है। तो क्या हमें ऐसा नहीं समझ आ रहा कि देखो, अब रिएक्शन को बैकवर्ड कंप्लीशन में ले जाना है, मतलब इसे हमें खत्म कर देना है, ये 0 मोल कर देना है हमें। तो बैकवर्ड में ले जाने के लिए, इसे 0 मोल करने के लिए अमोनिया भी यूज अप तो होगा ना, वो अकेले थोड़े ना खत्म हो जाएगा, अमोनिया भी यूज अप होगा, अमोनिया भी यूज अप होगा। तो कितना मोल अमोनिया यूज अप होगा? 0.2 मोल यूज हुआ। तो आप ऐसे सोचो, 0.2 मोल हमने उसके साथ यूज कराया और इतने और मोल्स हमें डालना है जो कि इतने प्रेशर को अचीव करके रख सके कंटेनर के अंदर। आई होप समझ आ गया होगा। मतलब आपको इतना अमोनिया डालना है जिसका 0.2 मोल यूज हो जाए और यूज होने के बाद भी इतने मोल्स बचे हों जो इस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर, जो इस टेम्परेचर वॉल्यूम कंडीशन पर इतना प्रेशर लगा के रख रहे हों। सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। अब हमें क्या करना है, देखो, एक तो 0.2 मोल अमोनिया डालना मैंडेटरी है
और साथ ही साथ 3 atm प्रेशर के लिए अमोनिया आप कितना लगाओगे, आइडियल गैस बिहेवियर एज्यूम करते हुए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मानना है और आपने एन निकालना है बेटा पीवी बाई आरटी से। पीवी बाई आरटी से आपको एन निकालना है। आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल द कैलकुलेशंस आउट हियर। पीवी सब कुछ दिया हुआ है, आरटी सब दिया हुआ है, तो यहां से मोल्स आएंगे, मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं। तो इधर से जो मोल्स आएंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इधर से जो मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं शायद 0.59, ठीक है, ये आ रहे हैं 0.59 और ये 0.2 तो हमारा शुरू में है ही, तो यस करेक्ट आंसर शुड बी 0.79। ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन था, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ओके एक क्वेश्चन और करते हैं। सो लेट्स डू दिस वन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करो सिर्फ। इट सेज दैट it says that ammonium carbamate, yes, this dissociates like this. अच्छा, in a closed vessel containing ammonium carbamate in equilibrium ammonia is added। थोड़ा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ना, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले। in a closed vessel containing ammonium carbamate ammonia is added that the partial pressure of ammonia now equals to the original total pressure। मतलब ये दोनों शुरू में कुछ टोटल प्रेशर कर रहे होंगे, ये जैसे 2p होगा और ये p होगा इनिशियली, है ना, ध्यान से समझना, इसमें वेरिएबल्स थोड़े ज्यादा यूज हो जाएंगे लग रहा है। इनिशियली ये 2p होगा, ये p होगा, क्योंकि कंटेनर में क्या रखा हुआ है, कंटेनर में रखा हुआ है सिर्फ अमोनिया, सॉरी सिर्फ आपका अमोनियम कार्बामेट ये रखा हुआ है, तो ये अमोनिया CO2 दोनों वहां पर दे रहा होगा, ये दोनों चीजें दे रहा है। अब हमने क्या किया बेटा कि हमने इसमें अमोनिया डाल दिया। अच्छा, अमोनिया डाल दिया तो क्या होगा, कॉमन सेंस से सोचो बेटा, अमोनिया डाला, रिएक्शन हमेशा अपनी कोशिश करेगा कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अचीव करे, अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अचीव करे। तो कॉमन सेंस से सोचो, ऑल्दो ली चैटलर प्रिंसिपल आपने अभी पढ़ा नहीं है, बट मैंने इस तरह से पढ़ाया है कि ये सब आपको समझ में आ जाएगा। अभी ली चैटलर भी पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। तो देखो, जब आप अमोनिया डालोगे बेटा तो रिएक्शन वापस जाने की कोशिश करेगा, कॉमन सेंस, वापस जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज उसे अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन करके रखनी है। तो जब वो वापस जाएगा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अमोनिया बस वापस जाएगा, अबे वापस जाने का मतलब ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाएंगे, तो ये भी थोड़ा कम होगा, ये भी थोड़ा कम होगा, कितना क्या कम होगा वो ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। आप ये मान लो कि हाँ यार, जब अमोनिया को ऐड करने के बाद, आफ्टर अमोनिया एडिशन, अमोनिया को ऐड करने के बाद इसका प्रेशर आप लिख दो प्रेशर ऑफ अमोनिया, ऐसा कुछ लिख दो P ऑफ अमोनिया, और इसका प्रेशर लिख दो P ऑफ CO2, ठीक है, ये एक वेरिएबल ही है, इस तरह से मैं डिनोट कर रहा हूं। अब क्या रिलेशन बताया गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया नाउ दैट इज PNH3 नाउ इक्वल्स ओरिजिनल टोटल प्रेशर दैट वाज 3p, बट एक बात तो यार कंफर्म है कि यहां जो इक्विलिब्रियम आया है, यहां जो इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो दोनों का सेम ही रहा होगा। तो Kp अगर मैं इधर इस वाले को यूज करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, P इंटू 2p स्क्वायर दैट इज 4p स्क्वायर एंड P दैट इज 4p क्यूब, ये एक आया। और अगर इसका यूज करके मैं लिखूं तो भी वही बन रहा है, तो भी क्या बन रहा है, P ऑफ CO2 इंटू P ऑफ CO2 इंटू P ऑफ अमोनिया, ये नया वाला इक्विलिब्रियम का प्रेशर है ना, दिस का स्क्वायर, तो ये दोनों सेम है, तो ये एक इक्वेशन यहां से आया बेटा, ये दोनों सेम है, बहुत इजीली समझ आएगा, आप ठीक से देखें बस, बहुत इजीली समझ आएगा। तो ये Kp मैंने दोनों के इक्वेट किए, दोनों के Kp मैंने इक्वेट किए दिस, एंड नाउ व्हाट वी विश टू फाइंड इज रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नाउ मतलब ये नया वाला इक्विलिब्रियम, मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है, PCO2 अपॉन नाउ टू द ओरिजिनल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ओरिजिनल मतलब ये P जो है ये, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। हो गया, सॉल्व तो हो गया बेटा, तो इक्वेशन है, वेरिएबल्स दिए हुए हैं, आप सॉल्व कर ले। P ऑफ अमोनिया को 3p लिखते हैं, यहां पे आप P अमोनिया को हटा दें और इसको 3p का स्क्वायर लिख दें, तो ये आप 3p का स्क्वायर लिखेंगे, p स्क्वायर कैंसिल होगा, एक p बचेगा, एंड देन यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ
VCO2/P। कैलकुलेट करने पर जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4/9। आप ये कैलकुलेट कर लें और आपको आंसर निकल के आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3। आई होप आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, ठीक ठीक क्वेश्चंस भी थोड़े से करा दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग ली चार्टले प्रिंसिपल। थोड़ा थ्योरेटिकल है बट अच्छा है, अगर आपने पढ़ा भी हुआ है तो भी अच्छे से देखना, नोट्स प्रॉपर बनाना, बहुत सारी नई बातें आपको सिखाऊंगा उसमें, पक्की बात है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।